एक बार फिर बहुत स्वागत है आपका आपके साथ। मैं हूं जिया शर्मा। शुरुआत अहम खबर के साथ गोरखपुर से लगातार आपको अपडेट हम दे रहे हैं। गोरखपुर में कारोबारी की हत्या को लेकर राजनीति गर्म है। हत्या का आरोप पुलिस वालों पर है और इसलिए योगी सरकार विपक्ष के निशाने पर है। तो वहीं इस घटना के बाद सीएम योगी ने यूपी के सभी पुलिस वालों का रिकॉर्ड खंगालने के निर्देश दिए। सीएम योगी ने एक कमेटी बनाकर वैसे पुलिस वालों की रिपोर्ट तैयार करने को कहा है जिनका नाम अपराध से जुड़ा है या फिर वो दागी है। उन्हें जबरन रिटायर और नौकरी से बर्खास्त करने के आदेश दे दिए गए हैं। इससे पहले समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पीड़ित परिवार से मुलाकात की और योगी सरकार पर निशाना साधा। अखिलेश ने कारोबारी मनीष गुप्ता के परिवार को पार्टी की तरफ से 20 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान किया और यूपी सरकार से 2 करोड़ रुपए के मुआवजे की भी मांग की है। वहीं गोरखपुर की घटना पर यूपी के कानून मंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा है कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। तो वहीं पीड़ित परिवार को हर संभव मदद दी जाएगी। उनसे बात की एबीपी न्यूज संवाददाता रणवीर ने। कानपुर के व्यापारी की गोरखपुर में हुई संदिग्ध परिस्थितियों में मौत पर बात करने के लिए मेरे साथ यूपी के कानून मंत्री ब्रजेश पाठक साहब हैं। ब्रजेश पाठक साहब, गोरखपुर में जिस तरह से एक व्यापारी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई, आरोप पुलिस पर लगा है, उस पर सरकार क्या कार्रवाई कर रही है? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस प्रकरण को बहुत ही गंभीरता के साथ लिया। सबसे पहले उन्होंने पुलिसकर्मियों को निलंबित किया, उसके बाद सभी पर एफआईआर दर्ज हुई है और बहुत ही कड़ी कार्रवाई होने जा रही है। उत्तर प्रदेश राज्य में चाहे अपराधी हो, चाहे बड़े पुलिस अफसर हों या छोटे हों, किसी को भी कानून हाथ में लेने की छूट नहीं है। ये घटना बहुत ही दुखी करने वाली है, द्रवित करने वाली है। हमारी सरकार पीड़ित परिवार के साथ खड़ी है और हम पूरी तरह से इस बात का अपने मनीष जी के परिवार को भरोसा दिलाते हैं कि हम किसी भी प्रकार से उनके साथ अन्याय नहीं होने देंगे। जो घटना हुई है दुखी करने वाली है, द्रवित करने वाली है। पूरी सरकार संवेदनशीलता के साथ उनके साथ खड़ी है। ये कहा जा रहा है 6 पुलिसकर्मियों का परिवार ने नाम दिया था, लेकिन नामजद सिर्फ 3 पुलिसकर्मी है, 3 को अज्ञात बताया गया है। अगर 6 लोग वहाँ रवानगी में दर्ज हैं तो 6 प्रकाश में आएंगे और सबके खिलाफ कार्रवाई होगी। हम किसी को छोड़ेंगे नहीं। सरकार ने कोई जांच का भी आदेश दिया है क्या? एडीजी सरकार ने उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं और स्वयं माननीय मुख्यमंत्री जी पूरे मामले को देख रहे हैं। एडीजी साहब को जांच दी? हाँ, एडीजी जांच करें। मुख्यमंत्री जी प्रतिदिन इस मामले की चिंता करते हैं कि कड़ी कार्रवाई हो। तो ब्रजेश पाठक साहब को सुन रहे थे, जिन्होंने साफ कहा कि इस मामले में उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए गए हैं और साथ ही पीड़ित परिवार के साथ सरकार खड़ी है। ऐसे में उनके साथ अन्याय नहीं होगा और जरूरत हुई तो जो 6 पुलिसकर्मी हैं जिनका नाम परिवार ने दिया है, उन 6 के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाएगी। कैमरा पर्सन मुन्ना के साथ रणवीर, एबीपी न्यूज, लखनऊ। कानून मंत्री ब्रजेश पाठक को आपने सुना। सुनिश्चित किया है कि सख्त कार्रवाई होगी। तो दूसरी तरफ गोरखपुर की घटना को लेकर अखिलेश यादव ने हाईकोर्ट के सिटिंग जज से जांच की मांग की है। कानपुर में परिवार से मुलाकात के बाद अखिलेश यादव ने कहा कि उनकी पार्टी पीड़ित परिवार को 20 लाख रुपए की मदद देगी। साथ ही उत्तर प्रदेश सरकार से 2 करोड़ रुपए मुआवजा देने की भी मांग की है। हर जगह से प्रतिक्रिया आ रही है। गोरखपुर की घटना को लेकर एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने यूपी सरकार पर निशाना साधा है। कहा है कि सरकार ठोक दो की नीति पर काम कर रही है। गोरखपुर के व्यापारी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई, आरोप पुलिस पर लगा और मुख्यमंत्री वहां जा रहे हैं, अखिलेश यादव भी वहां गए हुए हैं। इस मामले को किस तरीके से देखें? हैरत की बात यह है, बड़ा ताज्जुब होता है, शॉकिंग भी है कि वहाँ के डीएम, वहाँ के एसएसपी उस पीड़ित परिवार से कहते हैं कि आप एफआईआर मत कराइए। भाई, हत्या हो जाती है, गोली मार दी जाती पुलिस तरफ से, तो किस तरह क्या लॉ एंड ऑर्डर चल रहा है उत्तर प्रदेश में? इंसाफ नहीं मिलेगा क्या? आप सिर्फ 10 लाख देंगे, नौकरी दे देंगे तो वो जिसने अपने पति को खोया, जो बच्चे यतीम हो गए, उनसे इंसाफ होगा? तो ये एक हाई हैंडेड बिहेवियर है। ये जो ठोक दो की पॉलिसी है ना, इसका नतीजा हम देख रहे हैं कि इसी वजह से, ठोक दो की पॉलिसी की वजह से ये वाकया हुआ है। सर, 6 पुलिसकर्मी थे और नामजद में सिर्फ 3 पुलिसकर्मी हैं, 3 अज्ञात लिखे गए हैं। तो क्या पुलिस क्यों बचा रहे हैं? क्यों बचा रहे हैं? भाई, हत्या चाहे पुलिस करो या कोई क्रिमिनल करो या कोई करो, आपको तो उनको एक्शन लेना चाहिए ना। तो ये अगर सेलेक्टिव आप केस बुक करेंगे तो क्यों बचा रहे हैं लोग? आखिर कौन है वो लोग? इनका सरकार से क्या ताल्लुक है? तो बड़ी अफसोस की बात है कि मुख्यमंत्री के गोरखपुर में, जहाँ से वो आते हैं, जहाँ से वो विधायक हैं, वहीं पर अगर इस तरह का वाक़या हो रहा है तो बताइए पूरे उत्तर प्रदेश में क्या नहीं हो रहा होगा? आप क्या मांग करेंगे सरकार से? नहीं, हम तो ये मांग करेंगे कि उनको जितने लोग पुलिस के ओहदेदार थे, ऑफिसर से,
उन सब पे एफआईआर बुक होना चाहिए। पहले उनको सस्पेंड किया जाए, उनको जेल को भिजाया जाए और सरकार उस पीड़ित परिवार को सिर्फ ज़बानी नहीं बल्कि सही मानों में ये आश्वासन दे, उनको ये भरोसा दिलाए कि उनसे इंसाफ होगा और उनको सज़ा मिलनी चाहिए। भाई अगर आप ये बताते हैं कि हमने किसी से वो नहीं किया तो फिर इनको करिए ना इंसाफ। इनसे 10 लाख रुपए देने से ये तो किसी के जान तो वापस नहीं आएगी। ज़िंदगी भर के लिए वो बच्चे यतीम हो गए, वो एक महिला अपने शौहर को खो चुकी है। जब गोरखपुर पुलिस होटल में मनीष के कमरे में तलाशी के लिए पहुंची थी तो मनीष ने अपने रिश्तेदार दुर्गेश को फोन किया था। मनीष ने बताया था फोन पर कि क्या कुछ उनके साथ रूम के अंदर हो रहा है। सुनिए इस ऑडियो को। मनीष गुप्ता के पारिवारिक सदस्य दुर्गेश इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। दुर्गेश, इस पूरी घटना के बाद में आप गोरखपुर गए थे, पूरा वाकया बताइए हमको, क्या क्या हुआ वहाँ पर? गोरखपुर में जब हम लोग पहुँचे तो मर्चरी मेडिकल कॉलेज में उनकी डेड बॉडी रखी हुई थी। तो हम लोगों ने बोला कि भाई अभी तक आप लोगों ने कार्रवाई क्या की है? तो मुझे पता चला अभी तक वो लोग सस्पेंड भी नहीं हुए थे। हमने बोला इतना बड़ा कांड हो गया, हत्या हो गई एक व्यक्ति की, और अभी तक कोई भी कार्रवाई क्यों नहीं की गई? ना तो आपका होटल सीज हुआ, और सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक वहाँ पे मुझे एक लगा कि जिस होटल में वो लोग रुके थे, होटल कृष्णा पैलेस में, उस होटल की प्रॉपर सफाई हो चुकी थी। कोई भी ब्लड का निशान वहाँ पर नहीं था। तो हमने बोला ब्लड किसने साफ़ किया? तो पता चला होटल वालों ने साफ़ किया। फिर जब मैंने वहाँ पे एसपी साउथ जी थे वहाँ पे, उनसे मेरी बातचीत हुई, अरुण सिंह जी थे आई थिंक सो, उनसे मेरी बातचीत हुई। उन्होंने बताया कि ऐसी घटना है। जब बात में मेरी बातचीत हो रही थी, जब उन्होंने फ़ोन किया, बोले बेटा मेरे पास कुछ पुलिस वाले आए हैं, बोल रहे रूम की चेकिंग करनी है और कप्तान साहब का आदेश है। तो हमने ठीक है करा दीजिए। फिर बोले हमारे साथ बदतमीजी अब कर रहे हैं और हमको लेके थाने जा रहे हैं। तो हमने कौन से थाने जा रहे हैं? उन्होंने बताया रामगढ़ ताल थाने लेके जा रहा है। उसके बाद उनका फ़ोन कट जाता है, बार बार फ़ोन लगाते फ़ोन नहीं मिलता। लगभग आधे घंटे के बाद मामी जी को मैं कॉल करता हूँ। मैंने बोला कि मामा से आपकी कब बात हुई रिसेंटली? तो उन्होंने बताया कि अभी लगभग थोड़ी देर पहले बातचीत हुई। हमने किसी फ़ोन नहीं लग रहा है। कुछ पुलिस वाले उनके पास गए थे, उनको शायद थाने लेके गए हैं। उनका अगर कोई दोस्त हो या कोई नोन हो जिससे मैं बात कर सकूं, पता चल सके कि कहाँ पे लेके गए, क्यों लेके गए हैं। तो उससे जब मैंने फ़ोन मिलाया उनके दोस्तों को, तो उन्होंने बताया कि उनको काफ़ी चोट आई है, मारा है, हॉस्पिटल लेके गए हैं। जो दोस्त उनके साथ थे वो क्या बता रहे थे कि ये पूरी घटना कैसे हुई, पुलिस कब आई, क्या पूरा मामला क्या था? उन्होंने क्या बताया? उन्होंने मुझे जो बताया, उन्होंने कहा हम लोग 3 लोग थे। एक व्यक्ति उनका सोया हुआ था, एक रिंकू नाम का लड़का जो था वो जग रहा था वहाँ पे उस दिन। तो उसने मुझे बताया कि सर जैसे ही रूम में आए, मैंने दरवाज़ा खोला, बोले अपने आईडी कार्ड्स दिखा दो। तो उन्होंने अपना आईडी कार्ड निकाल करके दिखा दिया कि ये मेरा आईडी कार्ड है। तब तक मनीष जी उठ जाते हैं और जो एक बंदा सो रहा होता है वो सोता ही रहता है। तो बोले सर संतुष्ट हो गए? तो बोले नहीं, अपने बैग चेक करा दीजिए। तो उन्होंने अपने बैग चेक करा दिए। बोले सर क्या हम लोग कोई आतंकी लगते हैं क्या? तो बोले तुम मुझे कानून बताओगे, एसओ मैं हूँ या तुम हो? अच्छा, उन्होंने ये नहीं बताया कि हम किस सूचना के आधार पर यहाँ आए हैं, क्या जानकारी मिली? उन्होंने ये बताया कि कप्तान साहब के आदेश से मैं आया हूँ कि होटलों की चेकिंग करनी है, उस आधार पर। तो उन लोगों ने चेकिंग करने का प्रॉपर उनको मौका दिया। उन्होंने चेक भी किया। चेक करने जब उनकी आपस में ऐसी ही बहस हो गई, तब उन्होंने क्या किया, जो रिंकू लड़का था उसको थप्पड़ मारा। फिर मनीष जी बोले सर ऐसे मार कैसे रहे हैं आप, मारने का कोई राइट नहीं है। तो बिना किसी वजह के मारना शुरू कर दिया उन्होंने? मारना शुरू कर दिया और ड्रिंक भी कर रखे थे। पुलिस वालों ने ड्रिंक कर रखा था? पुलिस वालों ने भी ड्रिंक कर रखा था। तो जब मारना चालू कर दिए तो मनीष जी ने ठीक नहीं है, तो उनको ले जा करके थाने ले जाने की कोशिश करने लगे। उसी समय मेरी बातचीत हो रही थी उनसे। मतलब मनीष ने प्रतिरोध किया कि आप किस तरह से कमरे में घुसाया और क्यों मारने लगे? ड्रिंक भी कर रखी थी पुलिस वालों ने, तो उनको थाने ले गए? हाँ, नहीं थाने ले के नहीं गए, हमें नहीं पता कि आगे क्या हुआ, क्योंकि उस टाइम फ़ोन मेरा कट चुका था। दोस्तों ने ये बताया कि पुलिस वालों के मारते मारते उनकी ब्लीडिंग हुई। ब्लीडिंग जब हुई तो पुलिस वाले डर गए अचानक से, उनको लेकर के बाहर गए। जहाँ हॉस्पिटल में लेके गए थे आई थिंक सो वहाँ पे डेथ घोषित कर दिया गया। फिर बोले कि मेडिकल कॉलेज लेके जाइए। मेरे एसओ को मैंने फ़ोन किया तो एसओ ने मेरे से ये बताया था कि सर अभी उनका इलाज मेडिकल कॉलेज में चल रहा है। जब मैंने पता किया तो मेडिकल कॉलेज में कोई भी इलाज नहीं चल रहा था, ना वहाँ वो पहुँचे थे। जब आपको पता चला कि मेडिकल कॉलेज में किसी का इलाज नहीं चल रहा है, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद एसओ साहब ने मेरा फ़ोन ही नहीं उठाया। कई बार मैंने कॉल किया लेकिन कोई कॉल नहीं उठा। फिर कैसे पता चला कि मनीष की मौत हो गई? उनके दोस्तों ने मुझे 4 बजे सूचित किया। हमने कहा आप बात तो बता दीजिए क्लियर क्या है। तो उन्होंने इंस्पेक्टर से, चौकी इंचार्ज से मेरी बात करी। चौकी इंचार्ज ने कहा कि उनकी डेथ हो चुकी है, आप लोग आ जाइए। क्या मांग है आप लोगों की? क्या आप लोगों ने शर्तें रखी है, बात कही है प्रशासन सरकार के आगे? सरकार के आगे यही रखी गई है कि जो बच्चा है उसके लिए सरकार थोड़ा सा सोचे, और इनके पास कोई घर में और कमाने वाला नहीं है, तो अगर सरकार, मुख्यमंत्री जी चाहेंगे तो एक जॉब दे सकते हैं उनको।
तो जिससे उनका भरण पोषण हो सकता है, अच्छे से परिवार चल सकता है। तो दुर्गेश मनीष के रिलेटिव जिन्होंने पूरा घटनाक्रम बताया, दुर्गेश वही हैं जिनकी आखिरी बार बात मनीष से हुई थी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।